आणि अनिलभाई शहा संपूर्ण भारताचा 95 दिवसांचा दौरा करतायत. त्या दौऱ्याचा एक भाग म्हणून आज ते कालपासून महाराष्ट्रामध्ये आहेत. आज आपल्याबरोबर संवाद करणार आहेत. राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस आपल्याबरोबर आहेत. महाराष्ट्र भाजपाचे अध्यक्ष माननीय रावसाहेब दानवे सुद्धा आपल्याबरोबर आहेत. माननीय अनिलभाई. मित्रों, आप सभी का आज की प्रेस वार्ता में स्वागत है। एक पूरे देश का 110 दिन का दौरा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित किया गया है। ये वर्ष दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म शताब्दी का वर्ष है और इस वर्ष में भारतीय जनता पार्टी के संगठन को ज्यादा सुदृढ़ करना, परिणाम लक्ष्य बनाना और नए लक्ष्य को तय करना, ये 3 उद्देश्य से मेरा ये दौरा आयोजित किया है। इसके साथ साथ सरकार के भी 3 साल समाप्त हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के देवेंद्र फडणवीस सरकार जो यहां पर चल रही है महाराष्ट्र में, भाजपा सरकार ने भी करीब 2.5 साल का कालखंड समाप्त किया। तो मैं आज सरकार के, विशेषकर केंद्र सरकार के 3 साल के कार्यकाल के बारे में बताऊंगा। पर ये 3 साल के कार्यकाल में केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के लिए क्या किया वो भी संक्षिप्त में बताऊंगा। मित्रों, बहुत समय के बाद इस देश में एक पूर्ण बहुमत की सरकार 2014 के जनादेश के बाद आई है और आजादी के बाद पहली बार किसी गैर कांग्रेसी दल की पूर्ण बहुमत की सरकार देश में अस्तित्व में आई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं और हमारे बहुत सारे वरिष्ठ नेता इस सरकार में मंत्री के नाते काम कर रहे हैं। इस सरकार के 3 साल अभी कुछ दिन पहले ही समाप्त हुए हैं। इस सरकार की उपलब्धियां मैं कोई योजना या तो आंकड़ों में बताना नहीं चाहता, मगर किस प्रकार से इस सरकार ने कुछ ऐसे काम किए हैं जो काम 50 साल की सरकारों में भी कभी एक आध बार हुआ होगा। ऐसे बहुत सारे काम ये सरकार ने 3 साल में किए, तो उसको बताने का मैं प्रयास करूंगा। सबसे पहले इस देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। शेयर बाजार उसके अब तक के सबसे सर्वोच्च को छूकर खड़ा है। आर्थिक विकास के हर पैरामीटर्स में और प्रोसीजरल रिफॉर्म के हर पैरामीटर्स में ये सरकार बहुत आगे खड़ी है। इसके साथ साथ इस सरकार ने इस देश के करोड़ों गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, दलित, आदिवासी और किसानों के लिए ढेर सारी योजनाएं बनाई और ये योजनाओं को नीचे तक पहुंचे इसका प्रबंध भी किया है। सबसे बड़ा काम अगर इस सरकार ने कोई किया है तो हमने कहा था कि हम अगर सरकार में आते हैं तो हम एक पारदर्शी सरकार देंगे। यूपीए की सरकार, 10 साल की सरकार, घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार वाली सरकार, 12 लाख करोड़ के स्कैम वाली सरकार जाने के बाद ये नरेंद्र मोदी सरकार आई है। 3 साल में हमारे विरोधी भी हम पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते। ये ट्रांसपेरेंट सरकार है।
यूपीए की सरकार जो 10 साल चली, वो सरकार नीतिगत फैसले लेने में सक्षम नहीं थी। बहुत सारे जर्नलिस्टों ने इसके बारे में लिखा कि सरकार को पॉलिसी पैरालिसिस हुआ है। वो सरकार एक ऐसी सरकार थी जिसका हर मंत्री अपने आप को प्रधानमंत्री मानता था और प्रधानमंत्री को बेचारे को कोई प्रधानमंत्री नहीं मानता था। एक मजबूत सरकार देने का काम, एक निर्णायक सरकार देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, श्री नरेंद्र मोदी ने किया है। प्रधानमंत्री पद की और प्रधानमंत्री कार्यालय की गरिमा को पुनः प्रस्तापित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इसके साथ साथ ये सरकार संवेदनशील सरकार है। ये सरकार ने देश की सोच को, देश के स्केल को बदलने का काम किया है, सोच की स्केल को बदलने का भी काम किया है। जब हम सरकार में आए, 70 साल की आजादी के बाद करीब करीब देश के 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनकी पूरी फैमिली में एक भी बैंक अकाउंट नहीं था। जनधन योजना के बाद 28 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट खोलने के बाद आज हम गर्व से कह सकते हैं कि आज देश में एक भी गरीब ऐसा नहीं है जिसकी फैमिली में बैंक अकाउंट नहीं है। और गरीब का देश के अर्थतंत्र के साथ जुड़ाव करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 70 साल की आजादी के बाद 12.5 करोड़ लोगों के पास गैस के सिलेंडर थे, उसमें से 11 करोड़ 80 लाख सिलेंडर शहरी क्षेत्र में थे। ये सरकार ने 5 ही साल में 5 करोड़ सिलेंडर ग्रामीण गरीबों को देने का फैसला किया, महिलाओं को देने का फैसला किया और इसमें से 2.25 करोड़ सिलेंडर देने का काम समाप्त हो चुका है। गांव के गरीब को कभी कल्पना नहीं थी कि उसकी झोंपड़ी, उसका घर धुएं से मुक्त हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी ने गरीब की झोंपड़ी को धुएं से मुक्त करने का काम किया है। मुद्रा बैंक के माध्यम से देश के लगभग 7 करोड़ 64 लाख गरीब युवाओं को रोजगारी देने का काम किया है। पहले कहते थे कि बैंकों का जब राष्ट्रीयकरण हुआ तो बैंकों के दरवाजे गरीबों के लिए खोल दिए गए, मगर उसकी वहां कोई एंट्री नहीं थी। नरेंद्र मोदी सरकार ने 7 करोड़ 64 लाख लोगों को 10,000 से लेकर 10 लाख तक का लोन देकर विदाउट एनी गारंटी, विदाउट एनी गारंटर ये लोन देकर उसको स्वरोजगारी की दिशा में प्रेरित कर जॉब क्रिएटर बनाने का काम किया है। इस देश में लगभग 8 करोड़ से ज्यादा परिवार ऐसे थे जिनके परिवार में शौचालय नहीं था। 3 ही साल में 4.5 करोड़ के आसपास शौचालय गरीबों के घर में बनाकर उनको सम्मान से जीने का अधिकार दिया है। विशेषकर महिलाओं को सम्मान से जीने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। जीएसटी एक स्वप्न बना हुआ था, चर्चाएं होती थी, मगर जीएसटी लाने की किसी की ना क्षमता थी ना हिम्मत थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सभी दलों से बात कर देश के सभी राज्यों से संवाद स्थापित कर आज जीएसटी को मूर्त रूप देने का काम किया है और अगली 1 तारीख से एक देश एक कर का स्वप्न साकार होने जा रहा है। 1 रैंक 1 पेंशन का मामला, जो 40 साल से सेना के जवान हर सरकार के सामने गिड़गिड़ाते थे, मगर कोई उनकी मांग पर ध्यान नहीं देता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक ही साल में 1 रैंक 1 पेंशन के काम को समाप्त कर देश के लाखों फौजियों को सम्मान से जीने का रास्ता दिया है। सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से दुनिया भर में
अपनी आत्मरक्षा के लिए सजग और अपने सम्मान के लिए सजग देश का एक उदाहरण दुनिया के सामने भारत ने रखा है और सर्जिकल स्ट्राइक कर इस देश के राजनीतिक नेतृत्व ने दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का भी परिचय दिया है। स्पेस के मामले में 1 सैटेलाइट, 2 सैटेलाइट, 3 सैटेलाइट, 4 सैटेलाइट छोड़कर स्पेस में स्थित कर अवकाश में स्थित कर हम संतोष लेते थे। एक साथ 104 सैटेलाइट स्पेस के अंदर स्थित कर आज हम ग्लोबल लीडर के नाते स्पेस की दुनिया में उपसे हैं। देश के करीब करोड़ों करोड़ों पिछड़ों को काका साहब कालेलकर रिपोर्ट से लेकर 1955 से लेकर आज तक संवैधानिक मान्यता नहीं मिलती थी। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने ओबीसी कमीशन और ओबीसी जातियों को संवैधानिक मान्यता देकर देश के करोड़ों पिछड़ों को सम्मान देने का काम किया है। 70 साल की आजादी के बाद जब हम सत्ता में आए तब भी इस देश में लगभग 17,900 गांव ऐसे थे जिसमें बिजली का खंभा भी नहीं पहुंचा था, किसी का ध्यान उसकी ओर नहीं जाता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया है कि 26 मई 2018 के दिन इस देश में कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहां पर बिजली नहीं होगी। और मुझे बताते हुए आनंद है कि लगभग 13,000 से ज्यादा गांव में बिजली पहुंचाने का काम समाप्त हो चुका है। पॉलिटिकल फंडिंग में से, चुनावी राजनीति में से काले धन के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए बहुत सारे नेताओं ने, बहुत सारे समाज सेवियों ने भाषण किया, मगर कोई हिम्मत नहीं करता था। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने पॉलिटिकल चंदा कैश में लेने की मर्यादा जो 20,000 थी उसको घटाकर 2,000 कर चुनावी राजनीति में से काले धन के दुष्प्रभाव को दूर करने का बड़ा काम किया। योग दिन के माध्यम से इस देश की धरोहर योग को, इस देश की संस्कृति को और हमारी प्राचीन परंपरा में दवाई वगैरह के जीवन संभव है, इसको दुनिया के सामने रखने का काम किया। और आज दुनिया में 170 देश 21 जून को योग दिन मना रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के मामले में अब तक भारत की भूमिका जो बड़े देश तय करेंगे उसकी अनुपालना की थी। पहली बार पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के अंदर भारत जलवायु परिवर्तन के मामले में एक ग्लोबल लीडर बनकर सामने आया है। नोटबंदी एक साहसपूर्ण और एक काले धन पर कड़ा प्रहार करने वाला फैसला था और इसको सफलतापूर्वक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लागू किया है। बेनामी संपत्ति के लिए कई सालों से कानून बनकर पड़ा था। कांग्रेस सरकार इसके रूल्स न बनाकर बेनामी संपत्ति को इस देश में चलने देती थी, बेरोक टोक चलने देती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बेनामी संपत्ति कानून लाकर उसके रूल्स बनाकर कड़ाई से बेनामी संपत्ति रखने वालों पर कार्रवाई करने का काम किया। शत्रु संपत्ति बिल, वोट बैंक की राजनीति के कारण कांग्रेस सरकार शत्रु संपत्ति बिल को लटका कर रखी थी। भारतीय जनता पार्टी ने शत्रु संपत्ति बिल को पारित कर इस देश के सभी देशभक्तों का सम्मान करने का काम किया। सेल कंपनियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाकर सेल कंपनियों के माध्यम से जो काला धन व्यवस्था में आता था उसको रोकने का एक सार्थक प्रयास किया गया।
साइप्रस, मॉरिशस और सिंगापुर संधियों के माध्यम से भी बहुत बड़ी मात्रा में काला धन यहां आता था। कहा जाता था कि संधियों को बीच में से बदला नहीं जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता, मगर हमने तीनों देशों के साथ चर्चा विचार कर नेगोशिएशन कर रिश्ते बिगाड़े बगैर इन संधियों को निरस्त कर काले धन को भारत में आने का रास्ता ब्लॉक करने का काम किया है। नोटबंदी और ये हमारे काले धन के खिलाफ जो अभियान है, बेनामी संपत्ति कानून, सेल कंपनियों के खिलाफ अभियान, सब लोग उसकी सफलता के लिए बहुत सारे सवाल पूछते हैं। एक ही फाइनेंशियल ईयर में 91 लाख पैन कार्ड की बढ़ोतरी हुई है। ये आजादी से अब के बाद सबसे ऐतिहासिक बढ़ोतरी है। यही बताता है कि जो कर नहीं भरते थे उनको कर भरने के लिए प्रेरित भी किया है और मजबूर भी किया गया है। भीम ऐप आज डिजिटल ट्रांजैक्शन का दुनिया का सबसे पॉपुलर ऐप बनकर खड़ा है। जेनरिक दवाओं के स्टोर देश के गरीब, दलित, आदिवासी पिछड़े के लिए अपने जीवन बचाने की बहुत बड़ी जगह और वजह बने हैं। हार्ट के स्टेंट के रेट को गरीब की पहुंच के बाहर कर दिया गया था। जो 40,000 से 1.5 लाख तक स्टेंट मिलते थे उसको 7,000 से 40,000 तक सीमित कर भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने करोड़ों गरीबों को अपने दिल का इलाज कराने का अधिकार दिया है। किसानों के क्षेत्र में बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए। मैं ज्यादा बताना नहीं चाहता, सिर्फ 2 ही चीजों का जिक्र करना चाहता हूं। एक, सॉइल हेल्थ कार्ड, जो किसान को वैज्ञानिक खेती करने के लिए सुविधा दे सकता है। उसकी मिट्टी में कौन सा क्रॉप ज्यादा उपज देगा, कितना पानी चाहिए, कितनी खाद चाहिए, कितना पेस्टिसाइड चाहिए, सारी चीजों का सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से वो अंदाज लगा सकते हैं। लेबोरेटरी में जो ज्ञान पड़ा था उसको लैब टू लैंड पर पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। एक संपूर्ण प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आई है। और मैं मानता हूं मित्रों कि बुआई से लेकर खलिहान तक कहीं पर भी अगर कुदरती आपदा आती है तो किसान को सुरक्षित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये प्रयास किया है। मित्रों, सबसे बड़ी उपलब्धि है कि इस देश की राजनीति से जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण को समाप्त करने में भारतीय जनता पार्टी सफल हुई है। ये सारी चीजों में कई प्रकार की एजेंसियां, कई प्रकार के सर्वे हमारे दावों का समर्थन कर रहे हैं, मगर मैं मानता हूं लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ा सर्टिफिकेट होता है जनादेश। 2014 से आज तक जितने भी चुनाव हुए, चाहे लोकसभा के उपचुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे स्थानीय इकाइयों के चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्थिति को बेहतर बनाया है। और आज देश में 13 सरकारें भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, 4 एनडीए की सरकारें चल रही है। देश के करीब 68% आबादी पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है। न्यू इंडिया की सोच के साथ प्रधानमंत्री जी भारत का नेतृत्व कर रहे हैं। 2022 में जब 75 साल देश की आजादी को होंगे तब भारत एक नए मकाम पर खड़ा होगा, विश्व में प्रमुख देशों की सूची में शामिल होगा। इस प्रकार से प्रधानमंत्री जी देश का नेतृत्व कर रहे हैं। और आज पूरे देश में किसी को कोई ये कहने में झिझक नहीं है कि श्री नरेंद्र मोदी आजादी के बाद का सबसे लोकप्रिय नेता है, सबसे लोकप्रिय नेतृत्व है। इस सरकार ने महाराष्ट्र के लिए भी बहुत कुछ किया है।
13th फाइनेंस कमीशन जो यूपीए सरकार के कालखंड को समाहित करता था, उसमें महाराष्ट्र का शेयर इन सेंट्रल टैक्स 74,104 करोड़ रुपीस था, 74,000 करोड़। और 14th फाइनेंस कमीशन में ये शेयर हुआ है 2,19,165 करोड़। मतलब 74,000 से 2,19,000 करोड़ का जंप महाराष्ट्र को सेंट्रल टैक्स में शेयर में दिया गया है। ग्रांटिंग एड जो 16,331 करोड़ थी, उसको बढ़ाकर 14th फाइनेंस कमीशन के कालखंड में 33,595 करोड़ रुपया किया गया है। जो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस की ग्रांट थी वो 1,835 करोड़ थी, उसको बढ़ाकर 6,140 करोड़ किया गया है। लोकल बॉडीज की जो ग्रांट थी जो 8,497 करोड़ रुपया थी, उसको बढ़ाकर 27,448 करोड़ किया है। करीब करीब 1,60,000 करोड़ की सहायता में बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हेतु 26,000 करोड़ रुपया दिया गया है। 2015 के सूखे को निपटने हेतु अलग से 3,050 करोड़ दिया गया है। पहला मेक इन इंडिया सप्ताह महाराष्ट्र में आयोजित किया है। महाराष्ट्र के निवेश को इसको बहुत बड़ा फायदा हुआ है। बाबा साहेब आम्बेडकर स्मारक हेतु इंदू मिल के जमीन का हस्तांतरण किया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज स्मारक हेतु भी भारत सरकार मदद कर रही है। मुंबई के कोस्टल रेल, मेट्रो ट्रेन, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, इस सभी प्रकल्पों को भी भारत सरकार मदद कर रही है। मुंबई में 1 लाख करोड़ से अधिक लागत के विकास के कामों का शुभारंभ हुआ है। शहरी विकास हेतु महाराष्ट्र को मुंबई के अलावे 67,523 करोड़ दिया गया है, जिसमें 60 स्मार्ट सिटी, प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत शहर और स्वच्छ भारत अभियान है। 20,100 करोड़ रुपया मेट्रो प्रकल्प के लिए दिया गया है। और देश में जितना भी अर्बन डेवलपमेंट के लिए ग्रांट गया, उसका 15% अकेले महाराष्ट्र को देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। बहुत सारे काम और भी हुए हैं। खदानों का एक लाभांश ट्राइबल के लिए देने का काम किया है। सॉइल हेल्थ कार्ड के लिए भी बहुत बड़ी संख्या यहां पर दी गई है। बहुत सारे उदय डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना के माध्यम से भी मदद की गई है। बहुत सारी मदद भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से महाराष्ट्र के लिए विशेष रूप से दी गई है। और मैं मानता हूं कि केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार दोनों मिलकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं महाराष्ट्र सरकार के बहुत सारे कामों में नहीं जाना चाहता, मगर एक ही बात बताना चाहता हूं, महाराष्ट्र का एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट जो -1% था, उसको 20% की बढ़ोतरी कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट जीडीपी के चारों सेगमेंट में सबसे ज्यादा कठिन एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट की बढ़ोतरी होती है। तो बाकी सब जगह क्या हुआ होगा, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे जल संचय की बात हो, चाहे गांवों को उठाने की बात हो, चाहे अर्बन डेवलपमेंट की बात हो, हर क्षेत्र में महाराष्ट्र सरकार ने भी बहुत अच्छा काम किया है। तो मुझे बताना था वो मैंने बता दिया। शायद ही कुछ आप इसमें से लेंगे, मगर आप जो छापना चाहते हो जरा पूछिए। मगाशी आपल्याला विनंती केल्याप्रमाणे एकाला एक प्रश्न एकाने विचारावा आणि प्रश्नांची पुनरावृत्ती करू दे, उपप्रश्न विचारू। अभिषेक जिस तरीके से शिवसेना ने पहले मोहन भागवत जी का नाम दिया, बाद में फिर स्वामीनाथन जी का नाम दिया, और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आपकी तरफ से भी कोई नाम है, जैसे आप
कल मिलने जा रहे हैं, तो अगर आपकी तरफ से भी कोई नाम है उस पर भी विचार होगा। लेकिन शिवसेना ने 2 नाम दिए हैं और हाल ही में शिवसेना समझ गया मैं। हम तो इतने खुले हैं, आपकी ओर से भी कोई नाम हो तो दे दो, उसका भी विचार करेंगे। शिवसेना तो खैर साथी है, हम हर एक सुझाव पर विचार करेंगे। हर एक सुझाव पर विचार करके हमारे सभी साथियों से चर्चा कर इसको फाइनल करेंगे। आपका भी सुझाव हो तो देवेंद्र को बता दें। एक माधव जी जो नाम बोले वो करें, आराम से बैठे हैं, कोई जल्दी नहीं। अमित शाह जी, आपके सामने बंडारू दत्तात्रेय की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी लास्ट वीक, उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र पूरे देश में जो अभी ग्रोथ हो रही है वो पूरी जॉबलेस ग्रोथ है। ये उनका स्टेटमेंट है, जिसमें ज्यादा नौकरियां नहीं मिल रही लेकिन ग्रोथ तो हो रही है। आप उसके बारे में थोड़ा नौकरी और रोजगार दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। अभी मैंने कहा 7.5 करोड़ लोगों को हमने रोजगार दिया है, नौकरियां भी दी है। बहुत 3 प्रमुख क्षेत्र जो नौकरी दे सकते हैं, एविएशन, टूरिज्म, ये इसमें इंक्लूड नहीं है जो आंकड़े आते हैं। अमित जोशी, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक जो महाराष्ट्र में नोटबंदी के वक्त काफी सारा पैसा इस बैंकों में जमा हुआ था, लेकिन अभी केंद्र सरकार उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं ले रहा है। उसका खासा असर खासतौर से रूरल एरिया में किसानों के ऊपर हो रहा है। इसके बारे में केंद्र सरकार डिसीजन क्यों नहीं ले रहा है, आपको क्या लगता है? क्यों नहीं ले रहा है ऐसा नहीं है, एक प्रोसेस है। प्रोसेस अभी पोस्ट ऑफिस का भी पैसा अभी लेने का निर्णय किया है। देवेंद्र जी ने कल ही मेरी उपस्थिति में विदेश के वित्त मंत्री जी से बात करी और कुछ लोग मिलकर इसका रास्ता भी निकाले। अमित शाह जी, जिस तरीके से राष्ट्रपति चुनाव में कंसेंसस के लिए आपने अपनी तरफ से अपने नुमाइंदे अलग अलग पार्टियों में भेजे, उसकी पहली प्रतिक्रिया यही आई कि बीजेपी अपना नाम तो नहीं दे रही, हमसे हमारा नाम उगलवाना चाहती है, इससे कंसेंसस नहीं बना। देखिए, ये आंख का चश्मा कैसा है इसके निर्भर है। हम अपना नाम लेकर जाते तो वो कहते कि अब क्या करना, भाई नाम तो तय कर लिया। तो हम तो सुझाव लेने गए, अब सुझाव नहीं देना है तो हम तय कर जाएंगे। ये स्थिति अच्छी है कि हम कोई नाम तय कर जाए या उसका सुझाव लेकर नाम तय करें, वो स्थिति अच्छी है। अमित शाह जी, पहले तो आपका अभिनंदन किया कि सरकार बहुत ईमानदारी से काम करने का दावा कर रही है, लेकिन इसी से मेरा एक सवाल ये है कि आप ईमानदारी की बात करते हैं, लेकिन आपकी सरकार ऐसे लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजती है। आप ताकत की बात करते हैं, लेकिन कल ही जो है बम विस्फोट का मामला आया है, उसमें हमारे जो बम विस्फोट के मुख्य आरोपी दाऊद जी हैं, वो कराची में आराम से इस तरह जब आप मजबूती की बात करते हैं, दुनिया भर में ताकत का दिखावा करने का दावा करते हैं, वास्तविक धरातल में मुंबई से 93 लाख के आरोपी दाऊद कराची से बैठे हैं, ऐसा इसका कहना है। कितने साल से बैठे हैं? एक मिनट, 93 से हुआ है, 93 से हुआ तो 24 साल तो ये हो गए। ठीक है, कांग्रेस ने तो बहुत निकम्मापन किया, इसलिए लोगों ने इसको भगाया। आप भी उसी धरने पे जा रहे हैं, तो आने वाले समय में आप नहीं, हम उस धरने पे नहीं जा रहे हैं। हमने बहुत कठोरता से इसके साथ काम किया है, मगर जब देश में नहीं है तो उसको लाने में तकलीफ है। प्रयास, कोई भी व्यक्ति देश का कानून तोड़कर गया है, उसको वापस लाने का हम प्रयास करेंगे। अमित भाई, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आपकी मुलाकात के पहले ही मिड टर्म पोल पर बात की कि अगर कोई उनको मजबूर कर देता है तो मिड टर्म पोल के लिए वो तैयार है। शिवसेना ने भी जवाब दिया। राष्ट्रपति चुनाव के मुद्दे पर आपकी मुलाकात होगी ऐसा माना जा रहा है। ऐसे इसमें इस बयान को और बाकी चीजों को कैसे देखा जा सकता है? देवेंद्र जी का बयान ऐसा नहीं था। देवेंद्र जी का बयान ऐसा है कि मिड टर्म पोल आता है तो हम तैयार हैं। तो भाग जाएगा मैदान से, लड़ना ही पड़ेगा, जीतना ही पड़ेगा और जीतेंगे भी। मगर मैं बता देता हूं, ये सरकार 5 साल समाप्त करेगी। अपन कल अपने मंत्रियों से मुलाकात की महाराष्ट्र की, तो आपकी राय क्या होगी? कितने मंत्री आपके एग्जाम में पास हो गए? मेरा कोई मंत्रियों के परफॉर्मेंस का इवेल्युएशन का बैठक नहीं था, मगर महाराष्ट्र सरकार बहुत अच्छा काम करेगी। अमित जी, आपने किसानों की ग्रोथ के बारे में बात की। महाराष्ट्र सरकार ने भी अभी कृषि की जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ाई है,
लेकिन हाल ही में जो महाराष्ट्र में किसान आंदोलन हुआ, उस किसान आंदोलन से पार्टी की छवि को क्या धक्का लगा और डिसीजन आंदोलन खत्म करने में देरी हुई, क्या आपको क्या लगता है इसके बारे में? बहुत संवेदनशील तरीके से महाराष्ट्र सरकार ने सफलतापूर्वक आंदोलन को टैकल किया है। गड्ढा इतना बड़ा है कि इतना भी करो भरने में देर लगेगी। सर, मेरा सवाल राष्ट्रपति चुनाव से संबंध में है। आपने कहा कि अभी आप अलग अलग पार्टियों से जो चर्चा कर रहे हैं उसमें सुझाव ले रहे हैं उनके नाम का, तो क्या अब ये माना जाए कि अगले दौर में आप कोई नाम लेके फिर उनके सामने जाने? जरूर चर्चा करेंगे। अगले दौर में कोई नाम लेके जाने वाले? हाँ, जरूर चर्चा। उन्होंने दिया होता तो वो नाम का भी विचार करते हो। सर, आज महबूबा मुफ्ती जी का एक बयान आया है इन द स्टेट असेंबली में। शी सेज दैट ये आर्मी और फोर्सेस से कश्मीर का मसला नहीं सुलझेगा, सिर्फ बातचीत से बात आगे जाएगी। और बार-बार वो रेफरेंस देती हैं the approach of the Modi government and the approach of the Vajpayee government, and she tries to say that there's a difference and the problem still persists. मैंने अभी इनका बयान ना देख पाया हूँ ना सुन पाया हूँ। मैं आपकी बात पर इस पर रिएक्शन नहीं दे सकता, मैं देखने के बाद। सर, यही कश्मीर के मुद्दे भी पूछना चाहेंगे। जब आपके यहाँ पर आपकी सरकार ने 1 साल पूरे किए थे, तो आपकी ओर से कहा गया था कि हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, अब कश्मीर में पथराव नहीं हो रहा है, सीज फायर का उल्लंघन नहीं हो रहा है। फिर एकाएक ऐसा क्या हुआ कि 2 साल में जवानों पर हमले होने लगे हैं और आज आए दिन रोज सीज फायर का उल्लंघन होता है, अपने जवानों की जान जाती है। कश्मीर की समस्या को किसी 5, 6, 7 महीने का पकड़कर इवेल्युएट नहीं कर सकते। 89 से लेकर 2017 तक बहुत सारे ऐसे फेज आए हैं, 3 महीने का, 4 महीने का, 5 महीने का, जिसमें ऐसी स्थिति हुई। जब भी सिक्योरिटी एजेंसीज की दबिश पड़ी है, रिएक्शन आया है। मगर मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि कुछ ही समय में इस पर कंट्रोल कर लिया जाएगा, सिक्योरिटी एजेंसी इस पर काबू कर लेगी और शुरुआत हो चुकी है। सर, दीप्तानंद शर्मा जी न्यूज से, गुड आफ्टरनून सर। मेरा ये सवाल है सर, कश्मीर में जो हालात चल रहे हैं बॉर्डर पर, कल रात को ही देखा गया कि 6 जवानों को मारा गया। जी न्यूज ने भी इस मामले में स्टैंड लिया है सर कि भारत पाकिस्तान का जो भी मैच है वो दिखाया नहीं जाएगा। तो ऐसे में सर बायलैटरल तो मैच नहीं हो रहा है ना भारत में ना पाकिस्तान में, लेकिन न्यूट्रल जो वेन्यू है वहां ऐसे मैच हो रहे हैं, तो क्या आपको लगता है ऐसे मैच न्यूट्रल वेन्यू पर होना चाहिए? देखिए, ये एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन का हिस्सा है। आपका क्या मानना है कि हम कोई चैंपियंस ट्रॉफी ही न खेले, इंटरनेशनल लीग से सब में से बाहर हो जाए? ना हम पाकिस्तान जाते हैं ना पाकिस्तान यहां आता है, मगर जो इंटरनेशनल फोरम है वहां पर तो मैचेस होंगे ही होंगे। अमित शाह जी, आज आप देश के पश्चिम क्षेत्र में हैं, लेकिन आपका ध्यान मैं पूर्व क्षेत्र की तरफ लेके जाना चाहूंगा। दार्जिलिंग में आज बहुत वायलेंस हुए हैं। दार्जिलिंग का जो बहुत एमपी है वो बहुत बीजेपी का सीनियर एमपी है, एस.एस. अहलुवालिया जी। तो ये जो स्टेटहुड का डिमांड है, इसके बारे में बीजेपी हैज ऑलवेज बीन इन फेवर ऑफ स्मॉलर स्टेट्स। तो इस मामले में बीजेपी का स्टैंड क्या है? स्टैंड तय करना बाकी है। I have one question to ask you. This is regarding NREGA. Your government has announced a budget allocation of 48,000 crores for NREGA. And I've just gone to the villages of Maharashtra. I've traveled extensively in Jawar and Bukhara region. There are people who are packing their bags and migrating to alternate places because there's no food, there's starvation happening, there's drinking water problem, and most important, NREGA is not really working on the ground. I've got it on camera. I've got the report of the person in charge. मुझे दे देना, हम जांच करेंगे। नहीं, दे दीजिएगा, हम जांच करेंगे। अमित भाई इधर। हाँ, उत्तर प्रदेश चुनाव के ठीक पहले मेरे ख्याल से अंतिम चरण में आपकी पार्टी ने वहां पर किसानों के कर्ज माफ करने का एक नहीं, हमारे घोषणा पत्र में था भाई, चुनाव शुरू होने से पहले। लेकिन उसके बाद भी जो उसका असर हुआ है वो आपकी ही सरकार में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा या गुजरात में चल रही है। फायदा क्या हुआ? देखिए, एक किसी फायदे के लिए नहीं होता है। हर राज्य के किसान की अलग अलग स्थिति है। राज्य सरकार इस पर चर्चा कर स्थिति का आकलन कर फैसला करेगी। सर रविशंकर शर्मा फ्रॉम हिंदू वर्ल्ड। सर, महाराष्ट्र में जिस तरह से स्थिति है, सहयोगी दलों को लेकर शिवसेना नाराज है, राजू शेट्टी को भी आत्मकलेश यात्रा निकालनी पड़ती है।
तो क्या सहयोगी दल अब सिरदर्द बनते जा रहे हैं? हमारे लिए कोई सिरदर्द नहीं। भाई नाम बोलिए ना माधव जी, एक साथ बात तो फिर बाकी लोगों को माइक से नाम बोलिए। किसानों का आंदोलन सड़कों पे नजर आया, सरकार ने अपनी तरफ से कोशिश की और वो आंदोलन भले शांत हो गया हो, लेकिन 37,000 करोड़ रुपए सरकार को देने हैं। कुछ मदद की गुहार केंद्र से भी लगाई गई, लेकिन कुछ मदद वहां से आती नजर नहीं आई। चुनाव के वक्त किसने गुहार लगाई? राज्य को जो मदद नहीं, किसने गुहार लगाई? कोई गुहार नहीं लगाई। आपका पहले इंफॉर्मेशन करेक्ट कर दीजिए। अब पहला पार्ट तो गया, दूसरा पार्ट बोलो। कहा ना ये राज्य सरकारों ने करना है, देश के वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया है। डेलीगेशन वहां पर गया था, ये फैसला करने के बाद सरकार ने गुहार नहीं लगाई है। बीजेपी सरकार ने जो काम किए आपने सब बताए, विकास के काम लोगों को बताए, लेकिन जिस कारण के लिए जनसंघ बीजेपी की जो स्थापना हुई थी, जो हिंदुत्व या तो समान नागरिक कानून, राम मंदिर, ये सब जो बातें आज बीजेपी का एक भी नेता हिंदुत्व शब्द भी उच्चार नहीं कर रहा है, तो क्या बीजेपी ने ये सब पॉलिसी चेंज की है? ना जी। तो उसके लिए क्या किया? 3 सालों में क्या किया? एक सेकंड पहले मैं आपको करेक्ट करूं। जनसंघ की स्थापना से हम मुक्त व्यापार और मुक्त खेती की बात करते हैं, समृद्ध देश की भी बात करते हैं, मगर आपको वही चीजें दिखाई पड़ती है जो आपको अनुकूल है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? बहुत हुए हैं, उचित समय पर बताए जाएंगे। आया था स्टेटमेंट कि आप चुनाव नहीं लड़ने वाले गुजरात विधानसभा का। वो पार्टी तय करेगी, वैसे मेरे लड़ने का औचित्य नहीं है। आपकी राय क्या लड़ेंगे? मेरी कोई राय नहीं होती, मगर मेरे लड़ने का औचित्य नहीं। अमित जी, कमलेश सुधा फ्रॉम मास्टर। बीजेपी हमेशा ही छोटे राज्यों के निर्माण के समर्थन में रही है। महाराष्ट्र में भी कई सालों से विदर्भ का मुद्दा है, जिसको लेकर आपकी सहयोगी पार्टी जो है शिवसेना, इस मुद्दे पर आपसे सहमत नहीं, कई बार सहमति नहीं दिखाती है, वो अखंड महाराष्ट्र की बात करती है। तो भाजपा की इस पर कब तक भूमिका स्पष्ट होगी और शिवसेना को किस तरह से मनाएंगे? भूमिका होगी, स्पष्ट होगी, तब तुरंत बता देंगे। शिवसेना को किस तरह से मनाएंगे? अरे भाई वो हम पर छोड़ दो, आपको थोड़ी ना मनाना है। Now this farm loan waiver could have a fiscal deficit. Will it have an effect on the implementation of the 7th Pay Commission? देखिए, फार्म लोन वेवर करने के पहले पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव जांच पड़ताल करने के बाद ही सरकार ने किया है। ये दोनों का कोई अंतर मतलब लिंकिंग नहीं है। Sir, Vaishnavi from Times Now. Sir, my question is related to the Darjeeling problem. Sir, ममता बनर्जी ने ये कहा है कि कहीं ना कहीं ये कहा है कि it's a deep-rooted conspiracy and कहीं ना कहीं कुछ certain political parties are involved in fueling this crisis. अब ममता जी को तो सेना में भी कॉन्स्पिरेसी दिखाई पड़ती है, मैं कहा इनकी कॉन्स्पिरेसी का जवाब दूं। एयरपोर्ट से विमान लेट उतरता है तो भी लगता है कॉन्स्पिरेसी है। सर, और MP रेड्डी का जो इशू हुआ है? MP रेड्डी जिन्होंने एयरपोर्ट में जो तमाशा किया था, लाल बत्ती को हटाया, पर कहीं ना कहीं वीवीआईपी कल्चर नहीं, बाकी का टाइम्स नाउ लगाए हो जाएगा। अमित जी, मेरा प्रश्न है कि किसान कर्ज माफी एक था, दूसरा जो बढ़ती एनपीएस है बैंकों की, पब्लिक सेक्टर बैंकों की और प्राइवेट सेक्टर बैंकों की, इसमें आर्थिक परिस्थिति को आप कैसे बैलेंस करेंगे? क्योंकि हम लगातार इस प्रयास में हैं, यानी आपकी सरकार नहीं, पहले मैं स्पष्ट कर दूं, किसानों की कर्ज माफी का लोड बैंकों पर नहीं पड़ने वाला है। एक सेकंड को आता है, आता है। दूसरा, जहां तक एनपीए का सवाल है, ये सारे एनपीए जो अकाउंट हुए हैं वो हमारे समय में, भारतीय जनता पार्टी के समय में फाइनेंस नहीं किए गए, उसको हम रिपेयर कर रहे हैं। एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन देश के बैंकिंग सेक्टर में लाने का प्रयास कर रहे हैं। Hello. Amit Shah ji, in Maharashtra the government is almost completing 3 years. You have a record number of MLAs who have been elected from Maharashtra.
Now, even after close to 3 years, there are a lot of boards and committees, that have not seen a fresh inductment of people. Obviously, if you're talking about decentralizing power, this should have been done already. So, are you still holding on to a centralized structure of politics? नहीं, ये सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिक्स शब्द पर बहुत बड़ा है। ये आप जो समस्या का उल्लेख कर रहे हैं इसको नहीं अप्लाई होता है, क्योंकि अल्टीमेटली ये सारा मिनिस्टर के अंडर में भी आता है। तो कोई हाँ, वो ठीक है। किस तरह से आप सरकार को मदद करेंगे? नहीं, महाराष्ट्र सरकार ने सोच विचार कर ही किया है। आप बहुत उद्वेलित मत होइए, सब रास्ते निकल आएंगे। हाँ, वो ठीक है भैया, समझ कर तो सवाल मालूम ही है। स्टेट यूनिट इस पर निर्णय करेगा। अमित जी आपका एक सवाल है। कर्ज माफी को लेकर महाराष्ट्र सरकार काफी आर्थिक बंधनों में आ गई है और जेपी साहब ने पूरी तरह से बनाई कर दी है, तो किस तरह से आप सरकार को मदद करेंगे? नहीं, महाराष्ट्र सरकार ने सोच विचार कर ही किया है। आप बहुत उद्वेलित मत होइए, सब रास्ते निकल आएंगे। हाँ, वो ठीक है भैया, समझ कर तो सवाल मालूम ही है ना। अमित जी अभिषेक शर्मा इंडिया न्यूज से बोल रहा हूँ। एक सबसे आप लगातार ये बोल रहे हैं कि शिवसेना के और बीजेपी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन अंदर की बात क्या है? विकास लगातार शिवसेना हमेशा आप पे हावी रहना चाहती है। आपको ऐसा लगता है कि अंदर की बात मैं आपको बता दूंगा? अरे यार, उसको है इसका होता है। अमित जी एक सवाल ये है, अमित जी आपके सवाल ये है कि यूपी में योगी सरकार ऋण माफ कर देती है किसानों का, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस भी करने वाली है। क्या परमानेंट सॉल्यूशन आप मानते हैं किसानों का ऋण माफ करना हर साल? परमानेंट सॉल्यूशन कृषि विकास दर में ही है, खेती के विकास में ही है, उस पर भी सरकारें लगी। मैंने बताया ना, -8% से लेकर 20% का ग्रोथ रेट, मतलब ये बहुत बड़ा योगदान है। और ये जो जल संचय का काम चल रहा है वो भी महाराष्ट्र की कृषि को बहुत बड़ा बूस्ट देने वाला है। सर, अभी तक सारे चुनाव में आपको बहुत अच्छा यश मिला है महाराष्ट्र में, लेकिन कल जो आपने सबकी मीटिंग की है, सबसे बात की है, क्या कहा है आगे की विस्तार के लिए? ये यहाँ नहीं बताया जा सकता। विशेष मिशन 2019 के बारे में 200 जो आपने कल बताया, कि कैसे तय करेंगे? क्योंकि महाराष्ट्र में काफी आंदोलन हो रही है। कौन सा मिशन 200? 19 में 200 MLA लाने का जो महाराष्ट्र 19 में नहीं आएगा चुनाव, उसके पहले आ सकता है ना? क्या 20 में आएगा या 90 अक्टूबर में आएगा? ठीक है। हेलो सर, मैं धर्मेंद्र मिड्डे से। सर, इन्होंने थोड़ा पूछ लिया जो मुझे पूछना था। आपका 2014 में टारगेट था 145, वो आप कुछ कारणवश नहीं ला पाए। तो ये 145 का जो प्रतिशत की ओर आपका जो योजना है, जहां आपको जाना है, ये कि स्मॉलर पार्टीज जैसा ऊपर है वैसा महाराष्ट्र में लाने के लिए क्या आपने आपके कार्यकर्ताओं को, आपके जो मुखंड बाजू में बैठे हैं, इन लोगों को आपने क्या बताया कि 145 क्रॉस करके और 200 के या जो भी मैक्सिमम नंबर अचीव करने का क्या? अभी हमने हमारी ताकत बढ़ाने का निर्णय किया है। सीट कितनी कौन लड़ेगा वो चुनाव के वक्त तय करेंगे। ईच एंड एवरी सीट पर भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत को कंसोलिडेट करेगी, बढ़ाएगी। सर नमस्कार, रणजीत सिंह ANI से। सर, राष्ट्रपति चुनाव में पहले भी परंपरा रही है कि विपक्ष से बात करके एक कंसेंसस उम्मीदवार देने की बात, इस बार क्या वो विकल्प अभी तक खुले हैं, उस पर विचार किया जा सकता है? अरे भैया, कहाँ जीते हो? कल सबके घर पे जाके आए हमारे नेता, मालूम नहीं है? सर, विकल्प अभी खुले, फॉरेन से आए क्या? संभावना है सर? संभावना है, हम तो प्रयास कर ही रहे, मगर हम अकेले नहीं कर सकते। शेवटचा प्रश्न झाला सगळ्यांसाठी चहा नाश्त्याची व्यवस्था केली। चलिए, धन्यवाद।